Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि पुनीत से हम जब तक संपर्क स्थापित। थैंक यू। Well, Puneet, good to have you on the program. सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Domestic stock indices decline marginally. Sensex closes below the 51,400 mark. Nifty settles below 15,300 level. Global stock markets trade mixed and Brent crude oil prices declined below $120 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 51,400 के स्तर से नीचे फिसला। निफ्टी भी 15,300 के स्तर से नीचे लुढ़का। वैश्विक शेयर बाजारों में मिला जुला रुझान और ब्रेंट क्रूड के भाव गिरावट से $120 प्रति बैरल से नीचे दर्ज हुए। सेंसेक्स और निफ्टी में आज गिरावट का दौर रहा। वैश्विक बाजारों में भी मिला जुला रुझान नजर आया। सेंसेक्स 51,400 से नीचे फिसला, जबकि निफ्टी भी 15,300 के स्तर से नीचे लुढ़क कर बंद हुआ। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 135 अंक गिरकर 51,360 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% के नुकसान से 67 अंक लुढ़क कर 15,294 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.9% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today logged modest losses. Both the stock indices declined amid mixed global cues. Sensex closed below 51,400 points, while Nifty settled below 15,300 level. Sensex lost 135 points, 0.26% to finish at 51,360. Nifty also fell by 67 points, 0.44% to end at 15,294. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined by 0.68% and the small-cap index ended 0.88% down. In the Sensex pack, 8 companies logged gains and 22 companies witnessed losses. Bajaj Finance gained 2.6% and Bajaj Financial Services climbed 2.5%. ICICI rose 1.4% and Reliance surged 1.2%. On the other hand, Titan plunged 6.1%, Wipro tumbled 4.1%, Dr. Reddy's Laboratories declined 3.4% and Asian Paints fell by 2.8%. In the sectoral indices at the BSE, 15 out of the 19 sectors logged losses. BankX surged by 0.4% and healthcare rose by 0.2%. On the other side, oil and gas sectors lost the most as it fell by 3.1%. Consumer durables index plunged 2.7%, while utilities and consumer discretionary goods and services sectors slipped 1.6% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 999 companies gained, while 2,330 companies fell. Shares of 92 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 78 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर ही बरकरार रहा। उधर डॉलर इंडेक्स 0.9% बढ़कर 104.6 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं शेयर बाजार की आज की दिशा को? अगर ओवरऑल कहीं ना कहीं देखते हैं तो जिस तरह से कि अभी भी अर्जुन ने बताया कि 2300 से अधिक कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई, जबकि जो शेयर जो ग्रीन में रहने वाले थे वो तकरीबन 1000 के आसपास थे। क्या कहीं बाजार मंदड़ियों की गिरफ्त में आता हुआ नजर आ रहा है या कुछ और वजह है? जबकि वैश्विक बाजारों से भी उतने नकारात्मक संकेत नहीं है, तो फिर आखिर चीज क्या है जो कहीं ना कहीं 51,000 के स्तर के आसपास आता हुआ नजर आ रहा बाजार? अमित, देखिए, बाजार में मंदी का दौर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले 6 सत्रों से 6 सेशन से लगातार बाजार में गिरावट आती जा रही है और पिछले पूरा सप्ताह हमने गिरावट देखी और करीब 6% इंडेक्स
है उसमें वो लॉस हुआ उसके अंदर। और ये पिछले 2 साल में यानी मई 2020 के बाद दिस वाज द वर्स्ट वीक दैट द मार्केट हैड। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई काफी बाजार में काफी ज्यादा प्रेशर था और मानते हैं कि बाजार अपनी पीक से 20% से ज्यादा नीचे आ चुका है। काफी बेयर मार्केट जिसे कहते हैं उसको उसमें एंट्री कर चुका है। और ना सिर्फ भारत में, यदि हम देखें नैस्डैक जो आईटी क्षेत्र के जो शेयर जिसमें ज्यादा लिस्टेड हैं वहां पर अमेरिका में तो नैस्डैक में गिरावट आ चुकी है। डाउ जोन्स में यानी बड़े बड़े जितने बाजारों की बात करें हम दुनिया में सभी में गिरावट का दौर चल रहा है। और उसका मुख्य कारण तो एक ही है और मुख्य कारण है कि जो बहुत हाई इन्फ्लेशन जो महंगाई का एक दौर था उसको कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक ने भी बढ़ाया, यूएस फेडरल रिजर्व ने भी बढ़ाया, वो अभी लगता है कि वो दौर चलता रहेगा। और क्योंकि अभी तक इन्फ्लेशन का डेटा हमारे पास जो प्रिंटेड डेटा है वो नीचे नहीं आ रहा है। ऑल्दो एनेक्डोटली जो हम सुन रहे हैं चाहे मेटल्स की बात करें चाहे दूसरी कमोडिटीज की बात करें, ऐसा लगता है हमें कि प्राइसेस ऑलरेडी पीक आउट हो चुके हैं, आने वाले समय में वो नीचे आएंगे। लेकिन अभी भी जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है वो ऊंचा आ रहा है। तो अभी ये लगता है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स का जो बढ़ाने का दौर है वो चालू रखेंगे। तो यही सब चिंताएं हैं मार्केट्स के लिए। और आप मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो जब तक मार्केट को ये एक तसल्ली नहीं होती कि बस और इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तब तक मार्केट में सेलिंग रहती है। और वही और बहुत सारे कारण आप कह सकते हैं, पर वो सब रीजन जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उस वजह से ये एक वीकनेस है मार्केट में। तो पुनीत, जिस तरह से आपने भी बताया कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन वो बहुत बड़ा एक तरीके से नकारात्मक खिलाड़ी समझ में आ रहा है जो शेयर बाजार की दशा और दिशा तय कर रहा है। उसमें योगदान दे रहे हैं जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं और उसके पहले ही जो रॉ मटेरियल कच्चे मटेरियल की जो कीमतें थी उसके दामों में भी पहले से ही तेजी है, खासतौर पर मेटल क्षेत्र की अगर हम बात करें। तो क्या इन सारी चीजों का मिला जुला रुझान कहीं न कहीं हमको नकारात्मक नजर आएगा? ग्रोथ सेक्टर पे भी, आर्थिक क्षेत्र की वृद्धि पे भी इसका कहीं नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है? और क्या बाजार उस आशंका से आज भी सहमा हुआ है? बिल्कुल। देखिए, हाई इन्फ्लेशन का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो होता है कि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। यदि सामान महंगा होगा तो मैं खरीदारी कम कर पाऊंगा। तो यानी डिमांड डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं वो होती है हाई इन्फ्लेशन से। और इसी वजह से जो इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होता है। तो और इसी को अवॉइड करने के लिए रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जिससे कि उसके अंदर महंगाई को हम कंट्रोल कर पाए। मनी सप्लाई को कम करते हैं जिससे कि ज्यादा स्पेकुलेटिव बाइंग ना हो सके चीजों की। तो ये खास कारण है। मेरा अपना अनुमान है कि जो अभी जो साइकिल चल रही है इंटरेस्ट रेट की, ये शायद 2 या 3 महीने और चलेगी। हम एक और इंटरेस्ट रेट हाइक देख सकते हैं अमेरिका में भी, इंडिया में भी आने वाले जुलाई अगस्त के महीने में। और उसके बाद शायद सितंबर या अक्टूबर के बाद इस जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की गति है वो धीमी पड़ेगी, क्योंकि तब तक इन्फ्लेशन का डेटा भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये 2-3 महीने और साइकिल अभी एक प्रेशर रहेगा बाजारों के ऊपर। Puneet, you spoke about rising interest rates, which is also a cost to business and consumers, along with high commodity prices. Is that the reason why we saw the BankX, in fact, go up by 126 points in the Nifty, as against every other sector, most other sectors being in the red? So, Arjun, like we discussed in fact in the afternoon, financials, banks always benefit when the interest rates are going higher. The reason is simple, because they increase their lending rates to the borrowers across the board. So everybody who is borrowed from banks will be paying higher interest rates, even on your existing EMIs or your existing business loans. But the deposit rates don't rise that fast. So if you look at the FDs, the fixed deposits they have got, or the savings deposits they have got, those costs do not rise, but the lending, which gives them profits, that rises very fast. So clearly, banks and financials are always preferred in a rising interest rate cycle, and that is what is happening. And I also believe that for last many years,
we have seen financials not performing in line with other sectors of the indices, and therefore one conjecture is that in the next bull run we will see financials outperform by a very handsome margin. And particularly, I think if I look at the markets in last few weeks, I think public sector banks, they appear to be very well placed for investors right now. So speaking about metals, which is also a cost to business when it comes to commodities, in the spot and the futures market, one saw a drop in the pricing, along with the cascading effect that we have seen for metal shares. Today we saw a bit of short covering. What's the future of the metal index as far as investors are concerned when the market opens on Monday? So, Arjun, in fact, last 1 week, metal index was the worst performer in the Nifty, and rightly so, because metal companies are facing tremendous pressure on pricing. All this will, of course, reflect in the CPI data much later. Usually, there is a lag of one or 2 months, but we know that the metal prices are already coming down, and the demand is also getting affected to some extent. So clearly, metal companies, because markets are always forward-looking, they try to anticipate the profits 3 or 4 or 6 months from now. So clearly, markets are telling us that the huge profits that metal companies or the commodity players were enjoying, those profits may not be there in future, and therefore prices have come down. I think that is also the intent of the central banks. Central banks want to cool the commodity prices. Prices are contributing to this high inflation. In fact, we got the data from USA yesterday on housing starts, and the US housing market, which was really running very, very hot, that has started coming down. And there were 14% decline in new housing starts in last month in USA. So clearly, housing which consumes a lot of commodities, that is also slowing down. So my sense is that commodities cycle has already turned, and it will become more visible going forward. पुनीत, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 2-3 महीने में एक और ब्याज दरों के मामले में झटका लग सकता है शायद भारतीय उपभोक्ताओं को, भारतीय उद्योग जगत को। अगर एक आम जनता की भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि अगर एक उद्योगपति हैं तो हमको अब पूंजी जुटाना और महंगा हो जाएगा, और अगर हम एक आम आदमी हैं तो हमारे लिए जो कंज्यूमर लोन्स हैं, जैसे कार लोन है, होम लोन है, या इस तरीके से जो कंज्यूमर गुड्स के लोन हैं, उसको प्राप्त करना भी हमारे लिए अब और टेढ़ा और महंगा हो जाएगा, या हमारी कहीं न कहीं सीमा से बाहर होना शुरू हो जाएगा? एक सवाल ये, और क्या इसका सीधा सीधा असर जो रियल्टी क्षेत्र है, जिस तरह से आपने अमेरिका में बात करी कि रियल्टी क्षेत्र में वहां का प्रदर्शन भी खराब है, भारतीय रियल्टी क्षेत्र बहुत समय से दबाव में है, क्या अभी भी हमें माने जाना चाहिए कि अभी उसके लिए संकटों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ? देखिए, पहले सवाल जो आपका था कि कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन जो लोन्स ले रहे हैं या जिनको जरूरत है पैसे की, वो क्या करेंगे? मुझे लगता है उनके लिए शॉर्ट टर्म में अगले 3 महीने से 6 महीने काफी डिफिकल्ट पीरियड रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी नीचे नहीं आया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से स्क्वीज हो रहे हैं, और डेफिनेटली यही एक कारण है नर्वसनेस का मार्केट्स के अंदर। लेकिन द होल पॉइंट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इज कि वो इन्फ्लेशन को नीचे लाते हैं। तो आज जो एक परेशानी वो फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन को लेकर, वो परेशानी कम होनी चाहिए बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो 6 महीने का ये पीरियड डेफिनेटली एक मुश्किल का दौर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाय टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर इन्फ्लेशन जो प्राइसेस है वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे, और तब बैंक्स के पास ये एक लीवे होगा कि वो इंटरेस्ट रेट को भी कहीं कुछ हद तक रोक सके, या शायद नेक्स्ट ईयर हम बात कर रहे हैं अगर यूएसए में रिसेशन की अगर बात जैसे आशंकाएं हैं, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट नीचे भी आना शुरू हो जाए नेक्स्ट ईयर। लेकिन फिलहाल एक मुश्किल चॉइस जरूर है, और मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर है और अभी इन्फ्लेशन को नीचे आने में थोड़ा समय लगेगा। Yes, please continue. I thought you were going to finish your answer. No, the other point I was making was about housing market. Housing market में clearly भारत में housing market in fact has been doing very well, particularly in tier 2, tier 3 cities. And we have heard very good news from developers, real estate companies selling that the sales have gone up. I think that trend will mostly continue because India में अगर आप देखें तो जो GDP ग्रोथ है वो अभी भी काफी रोबस्ट है। इनफैक्ट दुनिया की जो सबसे बड़ी 10 इकोनॉमीज हैं उसमें भारत, इंक्लूडिंग चाइना, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, एवरीबडी एंड ऑल द बिग इकोनॉमीज, हम सब में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होंगे नेक्स्ट ईयर। ये वर्ल्ड बैंक और IMF का अनुमान है, और मुझे लगता है कि वी विल डू बेटर देन 7.1% जो अभी एक वो है। तो मुझे लगता है हाउसिंग मार्केट विल बी ओके इन इंडिया।
Puneet, you have linked the metal, basic materials and interest rate costs to the housing market. But if you look at the policy announcement of the central government, they have basically hiked the export duty in order to contain inflation. They have imposed a quota on exports in order once again to contain inflation. So to what extent do you see this policy extending as far as this calendar year is concerned? Because that's the reason why metals and basic material stock prices have actually come down. The profitability is affected because they don't have access to an export market. So, interestingly, the tools that government is using this time to fight inflation are very different. Usually, when they want to fight inflation, they will reduce custom duties, they will invite more imports. But however, because of disruption in supply chains, the world economy is going through a very different crisis. And it is all about how you conserve your own resources and how do you keep your own stuff within India so we saw some curbs on export of food grains and some curbs on export of metals. So because the supply chains don't allow for us to import things to bring down prices. I think this is only a short-term kind of a policy. Government will not stick to this policy longer than probably 12 to 18 months and maximum maybe 12 months. So my guess is that these policies are temporary. They are not the usual policies that the government uses to fight inflation. They are particularly suited for the current environment where supply chains are affected. पुनीत, आपने बार बार जैसे जिक्र किया तो उसमें हर सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति का बहुत भारी योगदान नजर आता है। इन सारी समस्याओं के पीछे ऐसा मोटे तौर पे नजर आता है। क्या ये मानना के पर्याप्त कारण है कि फिलहाल भारतीय आर्थिक जगत के लिए जो मुद्रास्फीति है, या शायद भारतीय जगत ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे महंगाई एक बहुत बड़ा नकारात्मक या दानवी कारण बनता जा रहा है, जिसको संभालने के चक्कर में हमें अपनी आर्थिक वृद्धि से भी कहीं ना कहीं नजरें चुनानी पड़ रही हैं? कि ये मानना कितना सही होगा? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो 40 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आया है। 1984 के बाद वो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन अमेरिका में आया है। उस पूरी जनरेशन को मालूम ही नहीं है कि इतना इन्फ्लेशन से कैसे डील करते हैं। भारत में भी जो ऑल्दो हमारा इन्फ्लेशन 90s में काफी ज्यादा होता था, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में हमने देखा है कि इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं था। पर्टिकुलरली लास्ट 7-8 ईयर्स हमने देखा इन्फ्लेशन पे काफी कंट्रोल था, लेकिन अब दोबारा से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको लेकर चिंताएं हैं। तो अब पूरे विश्व में आपने आराम से कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज द एलिफेंट इन द रूम राइट नाउ। और जब तक हम इन्फ्लेशन पर कंट्रोल नहीं ला पाएंगे, तब तक कोई और इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक ग्रोथ पे शायद किसी का भी ध्यान नहीं है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके ऊपर फोकस होगा। चलिए पुनीत, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेना होगा हमको एक कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, हम चर्चा कर रहे थे महंगाई के मार से त्रस्त होती भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब मेरा इसी से जुड़ा बिल्कुल ये सवाल है कि क्या महंगाई के कारण हमें जहां आर्थिक वृद्धि है उसके कारण कहीं न कहीं हम अपने ढांचागत क्षेत्र को या इंफ्रा क्षेत्र है उसमें हमारा निवेश कम होने की आशंकाएं हैं, और अगर हैं तो क्या इसके लिए भी हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो रियल्टी क्षेत्र है उसको भी इस बात से धक्का लग सकता है? कम से कम जिस तरह से आपने बात करी कि दिसंबर तक के लिए थोड़ा कठिन समय के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा मानसिक तौर पे, तो कम से कम। अमित, देखिए क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी में जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी जो प्राइवेट पब्लिक है उसकी जब क्षमता कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने की, तो सरकार उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है और वो उसमें इन्वेस्टमेंट को पुश कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट ना हो। और खुशी की बात यह है कि भारत में भी सरकार जो है काफी प्रोएक्टिव है, और यदि आप देखें तो गवर्नमेंट ने जितना स्पेंडिंग प्रोग्राम है वो फ्रंट लोड कर दिया है। उन्होंने वो जानते हैं कि भाई ये जरूरी है और हम काफी बड़ा पैमाने पर
जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो खर्चा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, गवर्नमेंट चाहती है कि वो हम फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही वो ज्यादातर करें। ऐसा उन्होंने डायरेक्टिव्स दी हैं पूरी मिनिस्ट्रीज को। तो मुझे लगता है कि हालांकि हम इन्फ्लेशन को लेकर और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी कैपेसिटी इस वक्त कम है इन्वेस्ट करने की कैपिटल गुड्स में, लेकिन गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग दैट इन्वेस्टमेंट साइकिल गोइंग। और उसका फायदा हम देखेंगे टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में आएंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तब गवर्नमेंट के पुश की वजह से आप देखेंगे रेवेन्यूज भी प्रोटेक्ट होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमारी बहुत कमी नहीं आएगी। पुनीत, इसके साथ अगर अब इन सारी चीजों के बाद कहीं अगर हम उम्मीद की किरणें देखें तो क्या हम ये मान सकते हैं कि शेयर बाजार में जो 60,000 का, अगर सेंसेक्स की बात करें, जो 60,000 से तकरीबन 51,000 के आसपास आ चुका है, इसमें कितनी और गिरावट की संभावनाएं या आशंकाएं एक विशेषज्ञ के तौर पर आप देखते हैं? पहली चीज। दूसरी, इस मद्दी के दौर में अगर हम अपनी उम्मीदें तलाशना चाहें तो वो कौन से 3 या 4 सेक्टर होंगे जिसमें आपको संभावनाएं नजर आती हैं? पहला क्षेत्र तो मैं समझ ही चुका हूं कि आपने कह दिया, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर। इसके अलावा तो देखिए, मैं अगर आपकी पहली सवाल की कितना गिरावट आ सकती है, मुझे लगता है हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि गिरावट तो देखिए काफी आ चुकी है और थोड़ी बहुत और आ सकती है, लेकिन क्या आउटलुक है नेक्स्ट 1 साल के लिए, यानी जो लोग आज शेयर्स में निवेश करके बैठे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मेरी अपनी राय ये है कि उन्हें इस पे निवेश करके रखना चाहिए। और मेरा पूरी अनुमान है कि जो आने वाला साल है 2023 और 2024, ये शेयर बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साल होगा, क्योंकि इकोनॉमी और मार्केट्स रिबाउंड करेंगी। और तो मुझे लगता है कि जो निवेशक हैं उन्हें बने रहना चाहिए। उनके पास यदि निवेश करने लायक और पैसे हैं तो डेफिनेटली अच्छी कंपनियों में जो हाई डिविडेंड्स दे रही हैं, काफी कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव डिविडेंड्स अब दे रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। क्षेत्रों की आपने बात करी तो बैंकिंग फाइनेंस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। दूसरा क्षेत्र जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो डिफेंस सेक्टर लगता है। डिफेंस में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, भारत डायनेमिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जो ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और अगर आप देखें तो इन कंपनीज के शेयर्स में बिल्कुल गिरावट नहीं आई है। पूरे बाजार की मंदी में इन कंपनीज में कोई गिरावट हमने नहीं देखी। तो ये दिखाती है कि बड़े निवेशक जो हैं उसको इन शेयर्स में निवेश कर रहे हैं। तीसरा 2-3 क्षेत्र आप कह सकते हैं जो अच्छे लगते हैं। मुझे मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा लगता है। मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली इंडिया में ग्रोथ आएगी और रियल एस्टेट में मेरा अभी भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है। Puneet, very briefly, another question on imported inflation. The U.S. currency is trading at 78 and 8 paise against the U.S. dollar. How do you see that being contained by the central bank in terms of selling dollars or buying dollars? So clearly, it's a very sensitive point with everybody because U.S. has actually exported inflation to the world by increasing the dollar index. So dollar index is at record high of 105. If dollar index is high, then all imports for all the countries become very expensive. And India, of course, imports has a large trade deficit. So we are kind of importing inflation because of high dollar. And U.S. will keep raising rates, and if they keep raising rates for time being, I think dollar will rule high. So clearly, we are all paying to some extent the cost of U.S. policies. But I think again, this will not sustain for too long, and they might be contained after 3 to 6 months. नजर डालते हैं एशिया शेयर बाजार पर। एशिया बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा। जापान का निक्केई 1.8%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% के नुकसान से बंद हुआ। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 1.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 1.2% से 1.5% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the U.S. stock markets, the U.S. stock indices closed sharply lower yesterday in a broad sell-off as recession fears grew following moves by central banks around the globe to stamp out rising inflation after the Federal Reserve's largest rate hike since 1994. The Dow Jones Industrial Average declined 2.4%, the S&P 500 lost 3.3%, and the Nasdaq Composite Index tumbled 4.1%. Puneet, for the benefit of our listeners, why is there a fear of recession, and when does an economy qualify to be in that recessionary phase? And more importantly, as far as yesterday's trade is concerned, why did the Nasdaq fall by 4.1%? So first thing is that what is the technical definition of recession? So whenever an economy contracts for 2 consecutive
quarters, then we define that economy to be in recession. So if, let's say, the GDP falls in one quarter and then it falls in another quarter, so 2 consecutive quarters, we say that the economy is in recession. US, there is a belief that next year, because of high interest rates, will face possibility of a recession, and then, of course, the Fed will be forced to reverse policy. I don't know. I mean, jury is still out. We don't know whether they will go into recession or not. The other point you raised is about technology stocks. See, IT sector stocks had gone up a lot. In fact, we have seen these stocks leading the huge run-up. And now I think there's profit booking happening. And the fact that the profits have not kept pace with the kind of stock price rise was there. So I think that's why that was the riskiest part of the market. And therefore, investors want to go to safer stocks. They will have less risk appetite, and therefore they're selling IT stocks. Let's move on to the oil market now. Oil prices today edged lower and were on track for a weekly decline as interest rate hikes from major central banks fueled worries about a sharp economic slowdown. Global crude oil prices fell around 0.5%. Brent crude was trading at $119.30 per barrel, while WTI crude prices were at $116.65 per barrel. Once again, oil prices are not falling sharply enough. What are the steps being taken, even though oil-producing countries see it in their interest to keep the prices at the same level? So, Arjun, in fact, oil prices are the chief reason why we see such a high inflation across the world. And in fact, I would say it's unfortunate that these countries, OPEC plus countries and Russia, they are keeping prices higher. But I think for the next couple of months, we will not see any significant fall in oil prices, largely because in USA, we are going to see a hurricane season where a lot of production in USA shuts down. So, but after that, of course, these high prices will affect demand, and then I expect prices to start coming down towards the end of the year. But definitely, I think for next couple of months, we might see prices staying at high levels, and then only then they will probably come down along with other commodities in the world. तो मोटे तौर पे पुनीत ये माना जाए कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का झटका या महंगाई के तौर पे एक बुरी खबर जो है वो तेल कंपनियों से निरंतर जारी रहने वाली है फिलहाल कुछ एक समय तक तो कम से कम। बिल्कुल, आपको मैं एक कमेंट बताता हूँ जो अमेरिका में सीनेट के काफी बड़े लीडर हैं, उन्होंने दिया। एक्सॉन एक कंपनी है जो काफी बड़ी ऑयल कंपनी है अमेरिका में। ही सेड इन सेनेट कि एक्सॉन हैज मेड मोर मनी देन गॉड this year. So you can imagine कि this is the kind of money oil companies are making. नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना स्टैंडर्ड 20 रुपए की बढ़त से 51,010 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 30 रुपए की मजबूती से 61,560 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मामूली गिरावट से $1,849.40 प्रति ऑunce के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी नुकसान से $21.95 प्रति ऑunce के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, सोने में निश्चित तौर पे एक आम भारतीय के बारे में कहीं न कहीं ललक भी रहती है। $1,850 अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, हमने $2,000 से ऊपर की बात करी है। कहीं न कहीं सोने की ये जो चमक है अभी क्या फीकी ही रहेगी जब तक कि डॉलर मजबूती के दम पे खड़ा रहेगा? देखिए, बिल्कुल थोड़ा डॉलर इंडेक्स की वजह से सोने में हमने देखा कि चमक नहीं आ पाई। हालांकि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा है गोल्ड थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड में हमने कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखी, विच इज सरप्राइजिंग। ऑनेस्टली आई हैव नॉट मच एक्सप्लेनेशन। यही कह सकते हैं कि जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से गोल्ड के दाम नीचे रहे, और जैसे ही डॉलर में थोड़ा स्ट्रेंथ कम आनी शुरू होगी तो शायद गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। वेरी ब्रीफली, सिल्वर इंटरनेशनली हैज फॉलन फ्रॉम $26 per ounce to almost $22. Reason, very briefly. See, silver somehow has not been able to attract investment buying. It is consumed by industry, but that has not been able to push up the prices, and investors do not see silver as a safe haven buying. So we practically see no investment buying in silver. पूरी कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Domestic stock indices have declined marginally. Sensex closes below the 51,400 mark. Nifty settles below 15,300 level. Global stock markets trade mixed, and Brent crude oil prices declined below $120 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.